गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल के क्लास से आज फिर आगे बढ़ा जाए। कल का क्लास कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव था, लेकिन टॉपिक ही कुछ ऐसा है। खैर, कल जहाँ छोड़े थे उससे आगे बढ़ा जाए। 1971 का वार हमने डिस्कस किया था। 1971 भारत पाकिस्तान के बीच ये तीसरा युद्ध था, 1971 का युद्ध। इस युद्ध के परिणाम जो थे भारत के पक्ष में थे, लेकिन जिस मुद्दे को हम डिस्कस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर, वो उसके पक्ष में नहीं था। मीन्स हम चाहते तो शायद इस समस्या का हल निकाल सकते थे। जैसे मैंने पिछले क्लास में ही बोला कि कम से कम हम अपने ज़मीन को तो ले सकते थे इस समझौते में, जहां 99,000 आर्मी सरेंडर कर रही है, लेकिन ये सब नहीं हो पाया। वर्ल्ड प्रेशर, कुछ वर्ल्ड राइटर्स को पढ़िएगा, जैन दीक्षित को पढ़िएगा तो पता चलेगा कि वर्ल्ड प्रेशर इतना ज़्यादा था कि समझौता करना पड़ा। खैर, उसके बाद के क्रम को अगर अध्ययन किया जाए इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप को, तो मैं एक चीज़ यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा कि 1971 का पीरियड वो पीरियड था जो वर्ल्ड हिस्ट्री में कोल्ड वार के रूप में हम लोग देखते हैं। कोल्ड वार जब चल रहा था उस समय पाकिस्तान पूरी तरह से यूएसए के सपोर्ट में था और यूएसए पूरी तरह पाकिस्तान को लेकर सपोर्टिव था। उसी तरह से इंडिया रसिया को लेकर सपोर्ट में था और रसिया इंडिया को लेकर सपोर्ट में था। 1971 में ये खुलकर दिखाई भी दिया। 1971 के युद्ध में अमेरिका का जहाजी बेड़ा, जो कि उस समय जापान के आसपास था, वो भारत के खिलाफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तरफ, हिंद महासागर जिसको बोलते हैं, जो भारत के दक्षिण में है, उधर आया पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। सेम टाइम में रसिया ने हमको सहायता देने के लिए मूल रूप से अपने युद्धपोत, अपने जहाजी बेड़े अटलांटिक महासागर की ओर भेजे, जिससे कि एक मैसेज बहुत क्लियर था कि अगर भारत के खिलाफ कुछ भी किया गया तो यूएसएसआर मतलब रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा। और यही कारण था कि सारे युद्धपोत को अमेरिका ने वापस भेजे और उसे कहना पड़ा कि हम एक डेली वेंचर्स के रूप में या डेली भ्रमण के रूप में निकले थे, हमारा कोई मकसद नहीं था युद्ध के लिए। खैर, 1971 के बाद की जो घटनाएं थी वो अपने आप में इंडियन हिस्ट्री के रूप में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कश्मीर समस्या को 1971 के युद्ध ने और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। पाकिस्तान को बिल्कुल ये लग गया कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जो मिलिट्री ऑप्शन उसके पास थे उसने सारे यूज कर चुका था 1971 से पहले, और 1971 में उसने सारे मिलिट्री शक्ति को अपने यूज कर लिया और उसको पता चल गया कि वो क्या कर सकता है। तो फाइनली युद्ध का तरीका यहाँ से पाकिस्तान ने चेंज किया। कश्मीर समस्या को लेकर जो एक नया परिदृश्य हमको देखने को मिलता है 1971 के युद्ध के बाद। इसी बीच भारत के आंतरिक राजनीति में कुछ चीज़ें बदलनी शुरू हो गई थी। जैसे इन चीज़ों को आगे पढ़ें तो आपातकाल 1975 में इमरजेंसी पीरियड देखने को हमें मिला था भारतीय राजनीति में, इंदिरा गांधी द्वारा। कांग्रेस सरकार का जाना और मोरारजी देसाई की सरकार का आना भी हमने देखा इसी पीरियड में। और 1984 में मूल रूप से एक बहुत बड़ा भारतीय ब्लंडर, या एक तरह से कहा जा सकता है कि इंदिरा गांधी की हत्या। ये सारी चीज़ें जो थी भारत के लिए एक सेटबैक थी। भारतीय राजनीति में जो उथल पुथल चल रहे थे उसने कश्मीर समस्या से हमारे सरकारों का ध्यान जो था हटाया जरूर था, लेकिन उसका विशेष जो नज़रिया था खासकर पाकिस्तान का, वो गिद्ध दृष्टि उस पर लगा के बैठा हुआ था। उसको इंतज़ार था कि इंडियन गवर्नमेंट बस कश्मीर से अपना ध्यान हटाए या वो आंतरिक कलह में फंसे और पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को यहाँ इम्प्लीमेंट करे। पाकिस्तान ने जो रास्ता निकाला वो था आतंकवाद की समस्या।
युद्ध करने के तरीकों को उसने गोरिल्ला युद्ध, कहना तो नहीं चाहिए गोरिल्ला युद्ध, लेकिन हाँ चूँकि आतंकवादी भी छिप कर ही लड़ते हैं, तो पाकिस्तान को पता था कि उसकी मिलिट्री कभी भी भारतीय मिलिट्री का आमना सामना तो नहीं कर सकती है, और इसलिए उसने आतंकवाद जैसे चीज़ों को अपने देश में फंडिंग देना शुरू कर दिया। इसके लिए पूरी तरह से पाकिस्तान जिम्मेवार था, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि तुष्टीकरण की जो नीति थी, चूँकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र था जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, तो उस आधार पर जो भारतीय राजनीति में जो बदलाव थे, चूँकि कुछ चुनाव ऐसे लड़े गए थे जिसमें कुछ जगहों पर और कुछ सीटों पर मुस्लिम वोटर्स ने रिजल्ट को प्रभावित किया था, और ये एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहा जा सकता है, फॉर्मूला था जो नए रूप से प्रयोग में लाया गया था राजनीति में किसी पार्टी को जीतने के लिए। और कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था पॉलिटिकल पार्टियों को भी कि अगर जम्मू कश्मीर में कुछ नीति को इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर वो सही नीति है तो उसका रिजल्ट भारतीय राजनीति के अन्य राज्यों में पॉलिटिकल चुनाव होते थे उसमें देखने को मिलते थे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1971 के बाद कोई भी हार्ड स्टेप नहीं लिया जम्मू कश्मीर को देखते हुए या जम्मू कश्मीर की समस्या को देखते हुए। खैर, जब पाकिस्तान ने यहाँ अपने सारे आतंकवाद को पनपाने शुरू किए, या एक तरह से उसने अपनी सारी फंडिंग शुरू कर दी उसने, और वो फंडिंग ऐसा नहीं था कि वो अपनी ज़मीन से क्रिएट करता था, वही ज़मीन है जहाँ पर उसने ऑक्युपाई किया था, जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम लोग कहते हैं आजकल, वो उसको आज़ाद कश्मीर के नाम से कहा जाता है। और देन वहीं से उसने अपने तंबू टेंट गाड़े, अपने कैंप बनाए आतंकवादियों को, जितने भी आतंकवादी कैंप आप लश्कर तोयबा हिजबुल मुजाहिदीन सुनते हैं वो सारे वहीं उसने क्रिएट किए, और वो लोग एक तरह से छिपी हुई लड़ाई, मारना, छिप कर मारना, बम का प्रयोग करना, ह्यूमन बम का प्रयोग करके मिलिट्री को उड़ा देना, RDX जैसे विस्फोटकों का प्रयोग करना, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने शुरू कर दिया। और एक तरह से उसकी प्लानिंग ये भी रही कि हम यहाँ की जनता को बरगलाएं और जनता जो है सरकार के खिलाफ खुद खड़ी हो जाए। ये सफल नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, इसको तोड़ने के लिए हमने कोई प्रयास भी नहीं किया। अब पाकिस्तान इसलिए नहीं सफल हुआ क्योंकि कश्मीरी हमारे थे और हम कश्मीरी के हैं, कश्मीर हमारा था, तो इसमें कोई डाउट नहीं था। हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि यहाँ के लोग जो थे पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाँ, कमी यहाँ रह गई कि भारतीय राजनेताओं ने इस चीज़ को नहीं समझा और उन्होंने इन चीज़ों को मूल रूप से धरती पर लाने का प्रयास नहीं किया। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में कुछ चीज़ें बदलती गई, समय के अनुसार बदली, लेकिन इसके साथ समस्याएं आपको नहीं बदली और जटिल होती गई। समस्याएं जो थी, जो सरकारें, जिसको बोला जाता है ना कि शुतुरमुर्ग अगर अपने सर को बालू के अंदर गाड़ दे तो समस्याएं हल नहीं होती हैं, वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, भले उसको दिखाई नहीं दे। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने शुतुरमुर्ग की नीति को ही फॉलो किया था। उसका रिजल्ट ये हुआ कि धीरे धीरे पाकिस्तान की पॉलिसी हावी होती गई, और आपने हाल फिलहाल में भी सुना होगा CRPF और मिलिट्री पर वहाँ के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की। इतनी हिम्मत शायद ही किसी देश के लोगों में या राज्य के लोगों में आती होगी कि मिलिट्री पर पत्थरबाजी करे। साधारण पुलिस पर पत्थरबाजी करना सुनने में भी आता है, लेकिन मिलिट्री पर पत्थरबाजी ये दिखाता है कि क्या उन्होंने वहाँ डाला है। मेरा कहने का अर्थ है पाकिस्तान ने वहाँ क्या डाला है, किस तरह का चीज़ों को उसने वहाँ मेंटली रूप से बोया है। खैर, इसी बीच कुछ चीज़ और बदली थी, भारतीय पाकिस्तान रिलेशनशिप को लेकर कुछ चीज़ और बदली। 1974 में इंदिरा गांधी ने पहला परमाणु विस्फोट किया और भारत एक परमाणु संपन्न देश बना। कोड रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। 1975 में पोखरण में, जो कि राजस्थान में है, पहला परमाणु परीक्षण किया गया और इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। मीन्स भारत एक ऐसे देश के रूप में विश्व के नक्शे पर उभरा जिसके पास अब परमाणु बम था।
उसी क्रम को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने आगे बढ़ाया और 1998 में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, जिसका कोड शक्ति था और सेकेंड कोड था स्माइलिंग बुद्धा अगेन। इसमें 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे मूल रूप से। इस परमाणु परीक्षण ने कहीं ना कहीं भारत को विश्व के नक्शे पर लाके रखा कि हम एक न्यूक्लियर शक्ति हैं। अनमाने ढंग से ही, लेकिन विश्व के शक्तिशाली देशों ने यह स्वीकार किया कि भारत भी एक शक्ति संपन्न नाभिकीय हथियारों वाला देश बन चुका है। यहां से एक ड्रास्टिक चेंज होता है भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को। क्यों? जब तक हमारे पास परमाणु बम नहीं थे, विश्व को यह समस्या नहीं थी कि भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ते हैं तो क्या होता है। लेकिन जैसे ही हमने परमाणु बम गेन किए, अब विश्व के कान खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों परमाणु संपन्न देश थे। पाकिस्तान ने भी चोरी से ही, चाइना से चोरी से ही लिया, लेकिन यह भी परमाणु बना चुका था। तो उस स्थिति में विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी कि चाइना के सपोर्ट को लेते हुए जो पाकिस्तान खड़ा हुआ था और भारत जो अपना खुद का परमाणु बम बनाया था, अगर ये दोनों युद्ध के लिए जाते हैं तो विश्व शांति जो है, जितनी आराम से विश्व के शक्तिशाली देश सरवाइव कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड पॉलिसी को देखा जाए तो अब वो व्यक्ति शक्तिशाली नहीं है, वो कंट्री शक्तिशाली नहीं है जिसके पास हथियार है। इकोनॉमिकल रूप से आप जितने शक्तिशाली हैं, आपका मार्केट जितना बड़ा है, तो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है विश्व के लिए, विश्व की कंपनियों के लिए, चाहे वो अमेरिका हो या रसिया हो। हथियारों के रूप में भी बहुत बड़ा देश, जो कि हर साल इतने हथियार खरीदता है रूस से, अमेरिका से, इजराइल से। तो उस दृष्टि से भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि भाई इनके पास अगर परमाणु बम है और कहीं अगर परमाणु युद्ध हुआ तो विश्व के लिए विनाश तय है। अब विश्व के देशों ने इस समस्या को एक नए रूप से देखना शुरू किया। कई अमेरिकन राष्ट्रपति ने अपने पॉलिसीज को यहाँ, जैसे डिक्सन ने अपनी पॉलिसी को यहाँ लागू किया, जो कि अमान्य था। पाकिस्तान ने भी उनकी पॉलिसी को नहीं माना, भारत तो मानने के लिए भी तैयार नहीं था। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अब अमेरिका को भी समझ में आने लगी, रूस को भी समझ में आने लगी, और अब एक नज़रिया यहाँ चेंज हुआ। लेकिन हाँ, पाकिस्तान पहले से ज़्यादा धूर्त और घातक होता गया जम्मू कश्मीर के लिए। आपकी सरकारों को पता नहीं किस तरह की अवस्था में वो रहना चाह रहे थे कश्मीर को लेकर, लेकिन हाँ, पाकिस्तान और ज़्यादा एक्टिव हो गया। जिस तरह से आतंकवाद, खालिस्तान की एक समस्या पंजाब के साथ, उस पर भी हम लोग एक क्लास में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान ने ही पंजाब को लेकर खालिस्तान की समस्या क्रिएट किया था, और सेम चीज़ वो चाहता था जो कश्मीर में वो कर रहा है, वो काम वो खालिस्तान के रूप में पंजाब से एक पोर्शन अलग करे जो भारत में है। और खालिस्तानी आज भी आप देखे होंगे, जो किसान आंदोलन था और लाल किले पर जो लोग गए, झंडा फहराए खालिस्तानियों का, खालिस्तानी जिंदाबाद के जो नारे लगे, और आए दिन इस तरह के न्यूज़ सुनने में आते हैं, कनाडा गवर्नमेंट द्वारा उसको सपोर्ट किया जाता है। ये सारे फंडिंग पाकिस्तान द्वारा किए गए थे। और वो बरगलाए हुए नवयुवक हैं जिनको पता ही नहीं है कि खालिस्तान का सपना उनके क्या, उनके आने वाली पीढ़ियाँ भी हजारों साल, लाखों साल भी रहेंगी तो पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि अब भारतीय युवक जो है या भारतीय जनता जो है जाग चुकी है। खैर, खालिस्तान में भी उसने फंडिंग किया और भारत को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान जो काम कर रहा था उसमें वो बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रहा था। उसने कश्मीर को डिस्टर्ब किया, पंजाब को डिस्टर्ब किया, आपकी 2 आर्मी की शक्ति को बांटना शुरू उसने कर दिया था। राजस्थान में भी उसने सर्किट की समस्या में भी उसने इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखानी शुरू कर दी। इस तरह से पाकिस्तान जो था भारत को हर मोर्चे पर घेरना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे समय के बदलने के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट की नीति में भी कश्मीर को लेकर एक विशेष नीति को लाया गया। और आज के समय में अगर हम बात करें तो कश्मीर समस्या जो है वो भारत ने अपने पक्ष में कर लिया है। मीन्स एक ऐसा फुटबॉल मैच जिसमें अब फुटबॉल हमारे पास है और गोल पोस्ट जो है, जो पाकिस्तान के साइड में बिल्कुल क्लियर हमको दिखाई दे रहा है कि हम गोल मारेंगे, वो है आर्टिकल 370 का हटाया जाना, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देना। ये बहुत ही सही कदम है।
एक प्लान्ड वे में किया गया कदम है, जिससे विश्व ही नहीं भौचाक रह गया, पाकिस्तान के सारे सपने धरे के धरे रह गए। खैर, कुछ कड़ियों को और जोड़ते हैं इसके बीच में। 1999 में 1998 के बाद 1999 में कारगिल युद्ध लड़ा गया, जो 1971 के बाद एक चौथा युद्ध था। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतनी शक्ति थी पाकिस्तान के पास? तो एक बहुत सिंपल आप चीज जान लीजिए, पाकिस्तान इसलिए सरवाइव कर रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर की समस्या है उसके पास है। पाकिस्तान आज कोई देश नहीं होगा, वहां की जनता के पास, राजनेताओं के पास कोई समस्या नहीं होगी। भूखमरी और बेरोजगारी अगर छोड़ दिया जाए, जो खुद नहीं वो टैकल कर पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की समस्या अगर पॉलिटिकल रूप से वो लोग चुनाव में या वहां की जनता को नहीं सुनाया जाए, तो वहां शायद ही कोई सरकार जिंदा रह पाएगी। तो जम्मू कश्मीर की समस्या उनके लिए मजबूरी है। वो राजनीतिक रोटी सेकते हैं, जनता को बरगलाते हैं, एक ख्याली पुलाव पकाते हैं कि हमारा भी होगा कभी भी, जो कि एक सपना ही है। खैर, 1999 में अब सोचने वाली बात है कि 1998 में परमाणु परीक्षण, इसके बाद एक साल होता क्या है कि जो ग्लेशियर एरियाज हैं, जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बात कर रहे हैं, जो मूल रूप से 1948 में डिक्लेयर किया गया था, शिमला समझौता में इसको बोला गया कि भाई ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये दिमाग में रखिएगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है भारत पाकिस्तान के बीच है, और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है भारत चाइना के बीच है, अक्साई चीन के पास। तो उसमें ये क्लियर किया गया कि इसको हम एक ऐसा लाइन मानते हैं जहां से हमारी मिलिट्री खड़ी रहेगी, मींस एक बफर जोन हम बनाएंगे जहां आपकी मिलिट्री नहीं जाएगी, जहां मेरी मिलिट्री नहीं जाएगी, और वहां से हम सेपरेट रहेंगे अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन इसी बीच, जैसे कि ये पूरा बर्फीला क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ क्या होता है कि गर्मी में एक सिंपल पॉलिसी कहीं लिखित नहीं है, वार्ता में होती भी है तो कहीं बोला नहीं गया है, कहीं लिखा नहीं गया है। गर्मी में बर्फ पिघलते हैं, पहाड़ों पर बर्फ पिघलने शुरू होते हैं, तो आपकी मिलिट्री जो नीचे की तरफ होती है वो ऊपर की ओर जाना शुरू कर देती है अपने हथियारों के साथ। मीन्स जहाँ तक उसकी सुविधा होती है वो वहाँ तक चली जाती है। और सेम पाकिस्तान भी अपने साइड से करता है, अपने जो पीक होते हैं, अपनी जो चोटियाँ होते हैं, अपने जो पर्वत होते हैं, वो करते हैं। और सर्दी जब आती है, बर्फ ज़्यादा जमना शुरू होता है, कड़ाके की सर्दी होती है, -60 डिग्री, -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। दोनों के बीच एक समझौता तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई सर्दी हो गई तो दोनों की मिलिट्री जो है नीचे की तरफ पलायन कर जाती है, आ जाती है, और फिर गर्मी में वो ऊपर की ओर चले जाते हैं अपने सुरक्षा के लिए। कारगिल वार में हुआ क्या कि पाकिस्तान ने वो क्रिया नहीं किया। पाकिस्तान आर्मी को जब उतरने का समय आया तो वो वहीं रह गए, और सर्दी में अपने और हथियार को उन्होंने वहां ले जाके पहाड़ी क्षेत्रों में या ऊंचाई पर ले जाके जमा किया। इसका रिजल्ट अब क्या हुआ? भारतीय मिलिट्री तो नीचे की तरफ चली आई थी, और पाकिस्तान जो था, जबकि बहुत वेल प्लान्ड, परवेज मुशर्रफ मिलिट्री शासक, पाकिस्तान में लोकतंत्र तो बस नाम का ही है, कागज पर ही लोकतंत्र है। अपने स्वतंत्रता के 70 सालों 75 सालों के इतिहास में 50 साल 60 साल पाकिस्तान ने, और वैसे भी जब वहाँ 10-20 साल अगर कह सकते हैं कि इमरान सरकार रही है, दूसरे नवाज शरीफ की सरकारें रही है, तो बताने की जरूरत नहीं है कि मिलिट्री शासन कितना हावी रहा है। वहाँ छींक भी नहीं सकते हैं बिना वहाँ के मिलिट्री के आदेश से या कुछ भी। खैर, तो उन्होंने प्लान्ड वे में कंट्रोल किया, और उस समय स्टार्ट हुआ कारगिल वार। चरवाहों ने, जो वहाँ के लोकल चरवाहे थे, जब इस एक्टिविटी को देखा और वो मिलिट्री को सूचना जब गया वहाँ की खुफिया डिपार्टमेंट को, तो इससे बहुत बड़ा एक झटका था इंडियन गवर्नमेंट को। अब कुछ चीज़ें यहाँ क्वेश्चन मार्क के रूप में हम लोग उठा सकते हैं कि क्या ये हमारा खुफिया तंत्र का फेल्योर था? बिल्कुल फेल्योर था। मीन्स ये दिखाता है कि हम कितना एक्टिव थे जम्मू कश्मीर की समस्या को लेकर। आपकी जमीन, और आपको पता नहीं है कि दुश्मन क्या कर सकता है। मीन्स आप बिल्कुल सुसुप्त अवस्था की नीति में उस समय भी थे जब पाकिस्तान वहां हथियारों की सप्लाई कर रहा था। आपको सूचना कैसे मिलती है, आपकी खुफिया तंत्र क्या कर रहा था, ये बिल्कुल दिखाता है। कारगिल वार का एक स्लोगन था, ये दिल मांगे मोर। आपकी मिलिट्री ने बोला था, जो कि पेप्सी का भी स्लोगन है, ये दिल मांगे मोर। मीन्स आपके मिलिट्री में वो गुस्सा था कि वो चाहते थे कि अब पूरा वो समस्या का हल हो। सिर्फ हम कारगिल नहीं, कारगिल का वो क्षेत्र जो उस समय वो लोग कब्जा करके, कारगिल तो सुने होंगे, इसी कारण कारगिल की लड़ाई थी। कारगिल ही नहीं,
कई चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा किया और आपकी मिलिट्री ने, जैसे टाइगर हिल्स, आपकी मिलिट्री ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो बिल्कुल इतिहास में या आज के समय में भी अगर विश्व के आर्मी को सुनाई जाती है तो असंभव सी जीतने वाली लड़ाई थी। क्यों? दुश्मन बिल्कुल ऊंचाई पर था, जो आपको देखता था, आपके हथियार को देखता था, आपके चलने की क्रियाओं को देखता था, बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ था। उसके पास सोफिस्टिकेटेड हथियार थे, अत्याधुनिक हथियार थे, और आपके पास जो भी थे उसको पता चलता था। उस परिस्थिति में आपकी मिलिट्री लड़ी थी और बलिदान दिया था। कहने वाले तो ये भी कहते हैं, जो बुक्स लिखे गए उस समय मिलिट्री के लोगों द्वारा, उन किताबों को सरकारों ने प्रकाशित नहीं होने दिए। कारण क्या था? कारण था यथा स्थिति को दिखाना, सरकारों ने जो गलतियां की थी उसको छिपाने की क्रिया करना। आपकी मिलिट्री की स्थिति इतनी बुरी थी, अगर जज्बा नहीं होता तो हार आपके बिल्कुल करीब था। आपको तो बिल्कुल एक कर्जदार होना चाहिए आपकी मिलिट्री का, जिसने युद्ध की सारी रणनीतियों को बदल दिया। और यही कारगिल वार था, जब इजराइल ने सपोर्ट किया था। जिस समय आप रात में हथियार नहीं चला सकते थे, आपको दिखाई ऐसे हथियार ही नहीं थे। 1999 की घटनाओं में हम बात कर रहे हैं। आप बोलते हैं विश्व के सबसे ज्यादा हथियार के खरीदने वाले देश हैं, उसके बाद भी ऐसे आपके पास गन नहीं थे जो रात में दिखाई दे लाइट से और दुश्मन को मार सके। इजराइल के बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड हथियार लिए गए। इजराइल की आर्मी आई, आपको ट्रेंड की। बफोर्स तोप, जिसमें राजीव गांधी का घोटाले में नाम आया था, स्वीडन से लिया गया तोप, इसने काम किया। बफोर्स तोप की ऊंचाई, जो उसकी मारने की रेंज थी, भले उसमें विवाद था, लेकिन उस तोप को सलाम है, आपकी मिलिट्री को सलाम है, जिसने उनके दांत खट्टे किए ऊंचाई पर जाके। और इस तरह से इस युद्ध को आपने जीता। कारगिल वार एक ऐसा युद्ध था जिसको पाकिस्तान युद्ध मानने के लिए तैयार नहीं था। और इस युद्ध को जब आप जीत गए तो बिल्कुल आपके पास बहुत गोल्डन चांस था, मौका था, जब आप सारी समस्याएं हल कर सकते थे। लेकिन विश्व का प्रेशर, चूंकि इस समस्या को हम बहुत क्लियर देखते हैं, बिल क्लिंटन जब उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कई बार इस बात को कहा था कि भाई दोनों देश जो हैं अब युद्ध को रोकें। आप उस प्रेशर में आए, आपकी गवर्नमेंट वो प्रेशर झेल नहीं पाई और फाइनली आपने वो चीज किया। आपकी मिलिट्री को था गुस्सा, आक्रोश कि हम इस बार पूरी तरह से वो क्षेत्र लेंगे जो हमारा है, वो समस्या का हल ही कर देंगे, वो कांटा ही निकाल देंगे जो बार बार हमको चुभता है। लेकिन फिर वही चीज को मैं आज भी रिपीट करना चाहूंगा कि जब भारतीय मिलिट्री बैटलफील्ड में जाके जीती थी, आपके काय राजनेता चाय की चुस्की लेते हुए टेबल पर हार गए थे समझौता करते समय। सारे बलिदान बेकार चले गए, लाशों का तांता लग गया था। कई मिलिट्री की लाशें तो उनके घर तक नहीं पहुंच पाई थी। जाके पूछना है तो उनके मां से पूछिएगा, जो वृद्ध था और जिसका एकमात्र बेटा था जो युद्ध में मर चुका था। राजनेताओं का तो कोई एथी नहीं है, देश के प्रति उनका कोई जवाबदेही नहीं था, कोई स्टेटमेंट नहीं था आपके उस समय के राजनेताओं का कारगिल वार को लेकर। तो सवाल यह भी है कि कारगिल वार क्या सही में हमारी जीत थी? क्या आज भी एक प्रश्न चिन्ह के रूप में है। अगर जीत थी तो फिर पाकिस्तान क्यों बोलता है कि वो युद्ध नहीं था, या पाकिस्तान क्यों अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ाता है कि कारगिल वार हमारी जीत थी? तो ये एक डिबेट का टॉपिक है और ये इस पर तो गवर्नमेंट को बिल्कुल व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र या स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। जनता को जानने का हक है वो बुक्स क्यों बैंड कर दिए गए जो उस समय लिखे गए मिलिट्री जवानों द्वारा। क्या उनको अपनी बात कहने का हक नहीं था जो देश की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं? खैर, 1999 के बाद यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय राजनीति में या भारतीय नीति जो है कश्मीर को लेकर उतनी ही सुसुप्त है, उतनी ही सोई हुई पॉलिसी को अपना रही है और उससे कई गुना एग्रेसिव पॉलिसी पाकिस्तान खड़ा कर चुका था। लाहौर बस यात्रा उसी बीच की एक कड़ी थी। जिस समय पाकिस्तान सारे चीज़ों की तैयारी कर रहा था, उस समय आपके अटल बिहारी वाजपेयी अमृतसर में बस से बैठकर लाहौर यात्रा करने गए थे। ये भारतीय राजनेताओं का एक चलता रहता है, उनको हमेशा ये लगता है कि इससे हमको वोट यहाँ इंडिया में मिलेगा। ये एक पॉलिसी है, पता नहीं क्या इनकी सोच है। इजराइल जैसी कोई नेता हमारे यहाँ नहीं बनता है जो कि एक स्पष्ट विचारधारा का हो कि नहीं भाई, हम तुमसे तभी बात करेंगे जब एक भी आतंकवादी इधर नहीं आना चाहिए, एक भी मेरा व्यक्ति मारेगा तो हम 10 मार के आएंगे तुम्हारा। ये पॉलिसी आज तक हम क्रिएट नहीं कर पाए। मोदी गवर्नमेंट में भी मोदी जी आए तो बिना बोले वहां पहुंच गए थे नवाज शरीफ से मिलने के लिए। बाद में क्या हुआ,
उन्हीं की आईएसआई से मिलकर आप पठानकोट अटैक की जांच करवा रहे हैं। वाह, मतलब एक ऐसी पॉलिसी जो समझ से परे थी, जिसने अटैक करवाया उसी से आप जांच करवा रहे हैं पठानकोट, जो कि एक बेसिक है। पठानकोट वो क्षेत्र है जहां पाकिस्तान आज भी अटैक करेगा तो पहला अंबाला और पठानकोट का बेस होगा, एयर बेस, जहां से हम पाकिस्तान को धूल चटा सकते हैं, जहां से राफेल पहला उड़ान भरेगा, और वहां लाकर उससे जांच करवा रहे हैं। ये नीति आज भी स्पष्ट होनी चाहिए कि क्या सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर स्पष्ट नीति पर चल रही है कि बस वोट बैंक पॉलिटिक्स को ही आगे बढ़ाना चाहती है। खैर 1999 के बाद कुछ चीजें जरूर बदलनी भी चाहिए थी। भारतीय पॉलिटिक्स में विचार आए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो प्रेशर था धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार 1914 में, कि मैं चर्चा करना चाहूंगा यहां पर, 1914 में मोदी गवर्नमेंट का आना, और देन सेकेंड टर्म में आर्टिकल 370 का रिप्लेसमेंट, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिलाना, ये अपने आप में एक विशेष है जिस पर मैं अगले क्लासेज में आर्टिकल 370 पर चर्चा करूंगा। एक समस्या है सियाचिन समस्या, सियाचिन की ग्लेशियर की समस्या, मैं उसको डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर। सियाचिन की समस्या को अगर देखा जाए तो मैप में आप देख सकते हैं सियाचिन का लोकेशन, यहाँ का लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सियाचिन बहुत बड़ा ग्लेशियर है, हिमनद इसको हिंदी में कहा जाता है। बर्फ के बहुत बड़े टुकड़े होते हैं ये, जिनसे नदियाँ निकलती हैं। बर्फ जब ये पिघलते हैं तो इनसे ही नदियाँ निकलती हैं, इनके ही पानी जो होते हैं वो आपको नदियों के रूप में आते हैं। सियाचिन एक तरह का ग्लेशियर है जो रूप से अगर मैप में आप देखिएगा तो चाइना और पाकिस्तान के बीच एक बैरियर है, और ये बिल्कुल भारत के क्षेत्र में है या भारत का उस पर कब्जा है। इंडियन मिलिट्री आज भी अलग अलग डेटा अगर दिया जाए तो 5000 मिलिट्री का रखने का खर्च सियाचिन ग्लेशियर पर डे आपको लगभग 10 करोड़ रुपया आता है पर डे। मतलब जो मिलिट्री यहाँ रहती है वो पर डे 10 करोड़, उससे ज़्यादा पैसे यहाँ खर्च होते हैं उसके हथियारों पर, उनके पहनावे, खान पान पर, समथिंग पर। मीन्स कहने का अर्थ है कि एक मिलिट्री की रोटी का जो खर्च होता है वो 2 से 3 लाख होता है। इतनी ऊंचाई पर जहां -60 डिग्री टेम्परेचर है या -40 डिग्री टेम्परेचर है, वहां आपकी मिलिट्री जो है जाकर सुरक्षा देती है। क्यों? क्योंकि अगर यहां से आप हटते हैं तो पाकिस्तान और चाइना बहुत आराम से, और ये वो रूट है जो सिल्क रूट से कभी इतिहास में जाना जाता था, जिसे व्यापार होते थे, तो बहुत आसानी से वो कब्जा कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ये ऊंचाई पर स्थित है, तो आप इन सारे क्षेत्रों को बहुत आसानी से, और खासकर चाइनीज मिलिट्री को, जो कि गलवान घाटी की समस्या से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसको बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को। मीन्स आपके लिए एक प्लस पॉइंट पर है, आप एक पॉजिटिव चीज़ पर हैं, जहाँ से आप मिलिट्री पावर में कई गुना ऊपर की ओर आ जाते हैं पाकिस्तान और चाइना से। सियाचिन में हर साल या हर बार ठंडी के मौसम में और गर्मी के मौसम में एवलांचेज आते हैं। ये वो क्षेत्र है जहां हजारों किलोमीटर बर्फ है। अगर आप सिंपल रोड चल रहे हैं बर्फ पर, तो आपको पता नहीं है कि अगला जो कदम आपका होगा वो कहाँ होगा। हो सकता है कि आप शायद बिल्कुल हजारों फीट खाई में चले जाएं और फिर आपको वहाँ पर कोई जीवन नहीं मिल सकता है। इसके बाद भी आपकी मिलिट्री जो है बिल्कुल निडर होकर वहाँ आपकी सुरक्षा करती है। गोली अगर दुश्मन की आके लगती है, वहाँ की मिलिट्री इतनी ठंडी होती है कि ब्लड छूने से पता चलता है कि हाँ गोली लगी है। मीन्स दर्द का जो आभास होता है वो भी राष्ट्रभक्ति में छिप सा जाता है, उनको मरने का गम नहीं होता। हनुमंत थप्पा की कहानी मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। हनुमंत थप्पा और उनकी बटालियन न्यूज़ में भी आया था, जिसमें 10 लोग जो थे, इंक्लूडिंग हनुमंत थप्पा भी थे उसमें, और वो लोग इसी तरह के एवलांचेज में जाके गिर गए हजारों फीट खाई में। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, बचाया नहीं जा सका, चूँकि इतनी गहराई होती है, ठंड होती है, नीचे पानी जो होता है काफ़ी गर्म होता है। हनुमंत थप्पा को निकाला गया। हनुमंत थप्पा भी लगभग मृत अवस्था में थे, जिसको मेडिकल साइंस में कोमा की अवस्था कहते हैं। हार्ट बीट, लंग्स कुछ उनके काम कर रहे थे, और उसके आधार पर उनको वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया जम्मू, और जम्मू से फिर ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली एम्स। जांच हुई, 2-3 दिन बाद उनकी मृत्यु। हनुमंत थप्पा
कि एक छोटी बच्ची थी, बूढ़े बाप थे और बूढ़ी माँ पत्नी। सोचने वाली बात है कि वो व्यक्ति उसको भी तो मरते समय अपनी बेटी का चेहरा याद आया होगा, मरते समय ये भी सोचा होगा कि मेरा बाप जो मुझे जन्म दिया वो मेरे कंधे, मैं उसको कंधा देता। तो ये सोचने वाली बात है। हमारे सैनिक इतने त्याग के साथ जिन जगहों की रक्षा करते हैं, क्या उनके बलिदान राजनीतिक रूप से रोटी सेकने के लिए है, या फिर उस पर कुछ सही रूप से एक ऐसी विचारधारा लाया जाए जिस पर जम्मू कश्मीर की समस्या को हल किया जाए। तो कल इस पर डिस्कस करेंगे आर्टिकल 370 और उससे रिलेटेड चीज़ों को, और देन एक भौगोलिक चीज़ों को भी समझने से प्रयास करेंगे कि कहाँ से पाकिस्तान इंसर्जेंट या आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो ये मूल रूप से कहा जा सकता है, और इसको हम कल के क्लास में डिस्कस करते हैं।